Hi guys, ये वीडियो में we are going to deal with another industrial law वाला act which is the Minimum Wages Act. Minimum Wages Act 1948. उसका ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हें ये तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा. This is one more of our Industrial Law Act. So before going into detail, एक बार वापस क्लियर कर रही हूँ तुम सबके साथ. बच्चों, जब भी तुम कोई भी वीडियो देख रहे हो, कमर्शियल लॉ का हो, इंडस्ट्रियल लॉ का हो, कोई भी एक्ट का हो, मेक श्योर कि तुम तुम्हारे कंफर्ट के हिसाब से पॉज करके एक तो पहले फ्लो चार्ट को लिखो, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो, या फिर पहले अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन सुन के फ्लो चार्ट लिखना है देन डू दैट अकॉर्डिंगली. डोंट make it confusing for you. It's not confusing. The videos have to be comfortable for you. You have to listen to the videos as per your comfort and your understanding. At the end of the video, याद रखो तुम्हें वो वीडियो समझ में आना चाहिए, उसके कंसेप्ट्स तुम्हारे जहन में उतरे हुए होने चाहिए. दैट इज आवर मोटो. सो एक तो पहले लिख लो या सुन के बाद में लिख लो, पर लिखना मैंडेटरी है बिकॉज दीज आर आवर फ्लो चार्ट्स जो एग्जाम से पहले हमें रेफर करने हैं. ठीक है. सो कमिंग टू द एक्ट, the Minimum Wages Act 1948. What is the object? The object is fixing of minimum rate of wages in certain employments. Okay, object क्या है कि certain specified employment में minimum rate of wages fix करने के लिए ये Minimum Wages Act 1948 establish किया है, जो वो अपने नाम से ही काफ़ी self explanatory है. The act extends to the whole of India. Okay, it extends to the whole of India मतलब पूरे इंडियन टेरिटरी पे ये कायदा लागू है. जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स ये कायदे के अंडर फॉल इन करते हैं, for those all establishments this act is going to be applicable. Okay, now why do we need to fix minimum rate of wages in certain employment? That is the question. अच्छा, तुम्हें पता है वर्कर्स या वेजर्स जो होते हैं, अगर तुमने ऑब्जर्व किया है, मैक्सिमम टाइम्स दे आर सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर्स. इलिटरेसी होती है, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होता है. तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में व्हेन दे डू नॉट नो व्हाट देयर राइट इज, व्हेन दे डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ द वर्क दैट दे आर डूइंग, बहुत बार ऐसा होता है कि द एम्प्लॉयर्स एक्सप्लॉइट दीज काइंड ऑफ वर्कर्स. मतलब बहुत काम करवा के लेते, इतू सा पैसा देते थे. तो ऐसे टाइम पे ये वर्कर्स के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए दिस एक्ट हैज़ इवॉल्व्ड द मिनिमम वेजेस. मिनिमम वेजेस एक्ट हर इस्टेब्लिशमेंट के हर टाइप ऑफ वर्क के लिए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करके देता है. सो दैट इज वाई दिस एक्ट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, उसके डिटेल्स हम देखते हैं वन बाय वन. जैसे मैंने हमेशा कहा है, इंडस्ट्रियल लॉ ऑलवेज स्टार्ट्स विथ डेफिनेशंस. द फर्स्ट डेफिनेशन, adolescent. Okay, now who is an adolescent? A person who has completed the age of 14 years but is less than the age of 18 years. Okay, adolescent वो बंदा है जो 14 साल की उम्र से बड़ा हो चुका है. तो अब वो छोटा बच्चा नहीं है. He is not a kid anymore. But he is not an adult also. वो 18 के ऊपर भी नहीं है, तो अभी भी माइनर है, पर बहुत ही छोटू नहीं है. वो बच्चू नहीं रहा. अभी he is in the process of becoming an adult. So adolescent is a person जो प्यूबेरिटी फेज में होता है. प्यूबेरिटी मतलब यार जस्ट थोड़ा लड़कों को वो बियर्ड और मुस्टैच आने की शुरुआत होती है. फीमेल स्टार्ट डूइंग द आईब्रोज एक्सेट्रा ड्यूरिंग दोज फेजेस. तो वो जो एक टीन एज है, दैट इज़ फ्रॉम योर 14 to 18, वो फेज में मैनी अ टाइम्स टेक्निकल फैक्ट्री इंडस्ट्रीज को बिलोंग करने वाले जो बच्चे हैं, दे स्टार्ट वर्किंग एज इन द फैक्ट्रीज एज वर्कर्स एक्सेट्रा. तो ऐसे टाइप के लोगों को, बच्चों को हम एडोलेसेंट कहते हैं, जो एडल्ट वर्कर्स नहीं हैं बट दे आर एडोलेसेंट वर्कर्स. ओके, सेकेंड एडल्ट. ओके, जब एडोलेसेंट समझ लिया तो एडल्ट भी ईजी है. एडल्ट कौन है बाबा? The person who has completed the age of 18 years and who are validly employed under a particular establishment. And there's, see, for adult there are no exceptions. मतलब adult है, वो तो पूरा capable है physically mentally both, तो इसीलिए उसे adult कहते हैं. adult से थोड़ा सा कम लेवल पे काम करने वाला और capacity रखने वाला बंदा होता है adolescent. और उनसे छोटे जो होते हैं वो भाई अलाउड ही नहीं है, because 14 के अगर अंडर हो तो अंडर द एज ऑफ 14 you're not allowed to work. ओके, आगे देखते हैं. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. येस, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग? अच्छा, बात समझो बच्चों. जब भी हम जीते हैं, एवरी डे व्हेन वी लिव,
24 आवर्स के एंड पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे हमारा कितना खर्चा हुआ, तो हमने ये इतने सारे पैसे खुद पे, खाने पे मे बी, या वट एवर फैमिली पे खर्चे कर दिए. दैट इज योर डे टू डे रोटी कपड़ा मकान वाला कॉस्ट. दैट इज द कॉस्ट ऑफ यू लिविंग इन योर house maybe, yeah, in the on earth maybe. So the cost of living is something that has a particular proportion to it. एक एवरेज निकाला जाता है कि एक नॉर्मल इंसान को एक दिन की जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे लगते हैं. दैट इज योर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, और इसके बेसिस पे मिनिमम रेट ऑफ वेजेस डिसाइड किया जाता है बच्चों, कि भाई एक इंसान को एक महीने के जिंदगी जीने के लिए इतना पैसा तो देना ही है, तो वो वर्कर को उतना देना ज़रूरी है. This is an index with respect to which minimum wages are to be paid. इसको देख के, इसका सहारा लेके, इसके सपोर्ट से मिनिमम रेट ऑफ वेजेस डिसाइड किए जाते हैं. ठीक है. सो ये स्लाइड में हमने क्या क्या देखा? पहला देखा एडोलेसेंट, फिर देखा एडल्ट, उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. चलो नेक्स्ट वर्जन देखते हैं उसका. The next definition is who is an employer. So now I think if this is the third video you're seeing for industrial law, तो मैं employer, principal employer, occupier, ये definitions familiar हो गए होंगे. So if we talk about a factory, who is an employer? The manager of the factory will be considered as an employer. Second, if you are a government controlled establishment, the person authorized, yeah, the head of the department shall be declared as the employer. If you are a local authority, then the person authorized by the local authority or the CEO, the chief executive officer of the local authority, shall be deemed to be the employer. And lastly, कोई और केस रहेगा तो कौन है बताओ? The person who has ultimate control over the affairs of the company. ये ना बच्चों रट्टा होना चाहिए, बिकॉज ये मैक्सिमम एक्ट्स में सेम रिपीट डेफिनेशन है. ठीक है. सो अगर मैं फैक्ट्री की बात करूँ, द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री विल बी द एम्प्लॉयर. गवर्नमेंट कंट्रोल एस्टैब्लिशमेंट की बात करो तो द पर्सन ऑथोराइज या द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी कंसिडर्ड द एम्प्लॉयर. अगर हम लोकल अथॉरिटी की बात करें तो पर्सन ऑथोराइज और द CEO. एंड लास्टली कोई और केस रहे तो पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द एम्प्लॉयर. इन ऑल सच केसेस, why do we need to decide who the employer is? Because the employer is the one जो minimum wages workers को provide करेगा. इसके ऊपर वो लटकती तलवार है कि भाई उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्कर्स को मिनिमम रेट ऑफ वेजेस एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट प्रोवाइड करे. चलो नेक्स्ट, वेजेस क्या देखना है, बहुत ज़रूरी भाग, कि भाई वेजेस मतलब क्या, उसमें मैं क्या क्या लूँगी एज कैलकुलेशन टू डिटरमाइन कि एक बंदे का वेजेस कितना होता है. Okay, so wages are all remuneration including HRA but excluding the following. All remuneration including HRA. HRA is the house rent allowance but excluding the following. Now what is that the following? First, the value of water that is being provided by the employer to the employee. Second, the value of medical benefits etc. जो employer employee को दे रहा है, ये additional है, ये non monetary values तुम्हें मिल रहे हैं, additional benefits तुम्हें मिल रहे हैं. देन कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के लिए करता है वो भी वेजेस में काउंट नहीं होगा. देन कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, ट्रैवल अलावेंस, ग्रेच्युटी एक्सेट्रा, ये चारों के चारों वेजेस के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होते हैं. तो इनका जो वैल्यू अमाउंट आता है टोटल वेजेस में वो हमारे ये एक्ट के वेजेस में से माइनस करना है, तब जाके हमें वो रेम्यूनरेशन मिलेगा जिसका सर्टेन परसेंटेजेस मिनिमम वेजेस. वापिस एक बार, वेजेस क्या है? सारा रेम्यूनरेशन, सारा पगार, सारा पैसा जो मेरा एम्प्लॉयर मुझे देता है इंक्लूडिंग माय हाउस रेंट अलाउंस. हाउस रेंट अलाउंस मुझे बेसिक वेजेस के साथ ऐड करके रखना है, बट उसमें क्या क्या नहीं आएगा? पानी का वैल्यू, मेडिकल बेनिफिट्स का वैल्यू, प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो नहीं आएगा, पेंशन फंड में, ग्रेच्युटी, ट्रैवल अलाउंस में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो भी वेजेस के डेफिनेशन में ऐड ऑन नहीं होगा. सो माय वेजेस विल बी बेसिक वेजेस प्लस HRA, एंड इसका हम कोई तो परसेंटेज लेंगे टू डिसाइड द मिनिमम वेजेस. ओके, चल देखते हैं आगे. देन सेक्शन 3 मिनिमम वेजेस. ठीक है, अब वो देखते हैं क्या आएगा. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट, इट इज़ द हार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, है ना. ये एक्ट का सेक्शन 3 इज इट्स हार्ट. क्या है मिनिमम वेजेस? Appropriate government shall fix minimum rates as specified in part 1 and part 2 in the schedule. तो minimum rates कैसे हैं? They are as specified in the schedule to this act of part 1 and part 2. Second, the appropriate government shall
फिक्स वेजेस फॉर द टाइम वर्क एंड द मिनिमम टाइम रेट, मतलब कितने टाइम के लिए काम किया और कितना मिनिमम टाइम का रेट हमें सामने वाले वर्कर्स को देना है। सेकेंड, दे कैन ऑल्सो फिक्स ओवर टाइम रेट, कितना है, क्या है, कैसा है। देन दे विल फिक्स मिनिमम पीस रेट, पीस मतलब वर्क रेट होता है, एक वर्क को 4 टुकड़ों में बांटो, फिर वो पीस के हिसाब से तुम्हें वर्कर को वेजेस मिलेंगे। एंड लास्ट, गारंटीड टाइम रेट, कि भाई तू कितना भी काम कर, गारंटीड इतना टाइम का तो पगार मैं तुझे दूंगा ही, उससे कम हुआ तो भी उतना ही दूंगा, उससे ज़्यादा हुआ तो बढ़कर दूंगा। That is, appropriate government will fix for every establishment and factory the minimum wages as on the basis of time work for and minimum time rate, overtime rate, minimum piece rate, guaranteed time rate. Time work and minimum time rate क्या होता है, कितने टाइम काम करना है और कितना मिनिमम टाइम रेट उनको देना है पर आवर, ओके। देन ओवर टाइम रेट मतलब डिसाइडेड आवर्स से ज़्यादा अगर वो काम करते हैं तो ओवर टाइम का रेट क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा क्या। देन मिनिमम पीस रेट, पीसेज ऑफ वर्क को डिवाइड करो और हर पीस के लिए एक रेट डिसाइड करो कि ये पीस के काम के कंप्लीशन पे इतना पैसा मिलेगा। एंड लास्टली गारंटीड टाइम रेट में तुम काम कितना भी करो, इतना टाइम के काम का तो तुम्हें पगार मिलके ही रहेगा। दैट इज व्हाट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स। ओके, देन डिफरेंट मिनिमम वेजेस फॉर डिफरेंट स्केड्यूल, different class of work in same employment, a different minimum wages for adults, children, adolescent and apprentice. Okay, अब ये क्या है, what do you mean by different minimum wages for, मतलब जब ये मिनिमम वेजेस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगा ना बच्चों, तो वो टाइम पे जैसे हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के स्केड्यूल के हिसाब से हर स्केड्यूल का अलग अलग डिफरेंट मिनिमम वेज रेट होगा। सेकेंडली, मान के चलो एक ही एम्प्लॉयमेंट है पर उसमें 2 तरीके के काम होते हैं, है ना, तो वो 2 तरीके के कामों के लिए भी 2 अलग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस डिसाइड किया जाएगा। जस्ट बिकॉज इट इज वन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट डजंट मीन कि इट विल हैव द सेम वेज रेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टीचिंग लॉ एंड इफ समबडी इज टीचिंग अकाउंट्स, तो है सेम एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन क्या है, टीचिंग, बट ये दोनों के लिए रेट अलग डिसाइड किए जाएंगे। कौन डिसाइड कर रहा है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। फिर एडल्ट के लिए मिनिमम वेज रेट अलग रहेगा, चिल्ड्रन के लिए अलग, एडोलेसेंट के लिए अलग, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब ट्रेनी के लिए अलग, ओके। चलो, मिनिमम वेजेस में ऑल्सो बी पेड बाय द टाइम, द डे, द मंथ, अदर लार्जर वेज पीरियड। यस, अब वेजेस फिक्स होना अलग होता है और पे होना अलग होता है बच्चों। फिक्स तो ये टाइम रेट, ओवर टाइम, मिनिमम पीस, गारंटीड टाइम रेट से होगा, वो फिक्स होगा, मतलब जो वर्कर्स हैं उन्हें वो अक्रू हो जाएगा। ये पर ड्यू कब होता है, ड्यू मतलब पेमेंट कब करना है, तो कभी कभी पेमेंट का टाइम डिसाइड किया जाता है या डे डिसाइड किया जाता है, या एक मंथ के बाद हम तुम्हें पे करेंगे वो डिसाइड किया जाता है, या अदर लार्जर वेज पीरियड कैन बी डिसाइडेड, उसे वेज पीरियड कहते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ हम क्या करते हैं, हम तुम्हें आके 1 महीना सिखाते हैं, वो 1 महीने का हमें पगार वो महीना खत्म होने के 10 दिन के अंदर मिलता है। सो हमारा वेज पीरियड क्या है, 1 मंथ। क्लैरिटी, ओके। The appropriate government shall review minimum wage rate at such intervals not exceeding 5 years and revise them. अच्छा, तो रिवाइज करने का मिनिमम वेजेस का क्या तरीका है, देखो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये सारा चीज़ें फिक्स करेगा, डिफरेंट मिनिमम वेज रेट होगा फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्केड्यूल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्लासेस, और ये सब करने के बाद 5 साल के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वापस एक बार इसे रिव्यू करेगा, बिकॉज 5 years इज लॉन्ग टाइम पीपल। जो चीज़ 5 साल पूरे पहले डिसाइड की गई है, आज 5 साल के बाद मे बी इट इज़ नॉट फिटिंग इन टू टूडेज एनवायरमेंट। सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बिफोर 5 years कम टू एन एंड वापस रिव्यू करेगा ये मिनिमम वेजेस को, और ज़रूरत महसूस हुई तो रिवाइज करके आगे के 5 साल के लिए नए मिनिमम वेजेस देगा नए तरीकों के साथ। क्लैरिटी, छठे साल में रिव्यू कर सकता है क्या, नहीं, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन रिव्यू इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। 6th year, no. 6th year there has to be something new that the appropriate government has done, or maybe appropriate government has reviewed and continued the same wage rate, that is also okay, पर 5 साल खत्म होने के पहले रिव्यू हो जाना चाहिए, ठीक है। सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल रिव्यू मिनिमम वेज रेट एट सच इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 5 years, मतलब 5 साल से कम वाले इंटरवल पे बार बार चेक करो चलेगा, 5 साल से ज़्यादा वो गैप नहीं होना चाहिए कि जब तुमने लास्ट चेक किया था, लास्ट चेक टू दिस टाइम का रिव्यू, ज़्यादा ज़्यादा 5 साल, छठा साल उग नहीं सकता, ठीक है। और हम रिव्यू क्यों करते हैं, ऑफ कोर्स इफ देयर इज नीड वी विल रिवाइज आफ्टर रिव्यूइंग दोज
मिनिमम वेजेस। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पार्ट, सेक्शन 4, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कंसिस्ट ऑफ। ओके, अब क्या है ये, व्हाट डज दैट मीन? ओके, तो मिनिमम रेट कंसिस्ट ऑफ द बेसिक रेट ऑफ वेजेस माइनस द स्पेशल अलाउंस। हाँ, तो मिनिमम रेट में क्या आता है, बेसिक रेट ऑफ वेजेस आएगा, स्पेशल अलाउंसेस वगैरह माइनस किए जाएंगे, वो उसमें एड ऑन नहीं होंगे। सेकेंड, या बेसिक वेजेस विद और विदाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन। ओके ना, बोथ दीज थिंग्स आर और, ठीक है, बेसिक वेजेस विद और विदाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट होंगे, प्लस उसमें क्या एड ऑन किया जाएगा, कंसेशंस जो मिले हैं वर्कर्स को उसका कैश वैल्यू एड ऑन किया जाएगा, मतलब वो भी हम मिनिमम रेट में कैलकुलेट करेंगे। थर्ड, ऑल इंक्लूसिव वैल्यू ऑफ बेसिक रेट प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन। अब ये क्या है समझो, मिनिमम रेट कंसिस्ट क्या करता है, सबसे पहले एक ऑप्शन ये है कि बेसिक वेज रेट लो जिसमें से स्पेशल अलाउंसेस माइनस करो, इसी को मिनिमम रेट मान के एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चलेगा, या बीच में और दिख रहा है बेसिक वेज रेट लिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का तरीका है, प्लस उसमें कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन ऐड किया जाएगा। अच्छा, ये भी नहीं करना है तो तीसरा तरीका है कि सब कुछ ले लो, मतलब दोनों को कंबाइन कर लो, बेसिक वेज रेट भी ले लो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी ले लो, कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन भी ले लो। Out of the three, any one can be selected as the minimum rate consisting of all those factors as under section 4. तो सेक्शन 3 मिनिमम वेज रेट का फिक्सिंग और रिवाइजिंग के बारे में बात करता है, और मिनिमम वेज रेट कंसिस्ट क्या करता है, ये सेक्शन 4 बात करता है। ओके, आगे देखते हैं। सेक्शन 5, प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेजेस। ओके, अब जो 3 में हमें फिक्सिंग की बात बताई है उसका एक्सटेंशन हमें 5 बताता है। The appropriate government shall appoint a committee or subcommittee and publish in official gazette proposal specifying date of minimum 2 months for persons to take it into consideration. अब either और है वो, appropriate government क्या करता है मालूम है, एक तो कमिटी या सब कमिटी अपॉइंट करता है जो मिनिमम वेजेस के फिक्सिंग का प्रोसीजर बना के सब फिक्स कर देता है, या वो एक अपना प्रॉपर प्रपोजल बना के पब्लिश करता है इन दी ऑफिशियल गजेट, और 2 महीने का टाइम देता है लोगों को उसको कंसिडर करने के लिए। अगर लोगों को 2 महीने के अंदर उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं महसूस होती, देन इट बिकम्स फिक्स्ड, अदरवाइज इफ देयर आर सम ऑब्जेक्शंस द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डील्स विद दोज ऑब्जेक्शंस। ओके, देन सेकंड पॉइंट क्या है, आफ्टर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द कमिटी, the subcommittee and other persons, क्या किया जाता है, मिनिमम वेजेस शैल बी फिक्स्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 months। मतलब क्या, देखो सबसे पहले एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कमिटी और सब कमिटी अपॉइंट करेगा, या एक प्रपोजल ऑफिशियल गजेट में डालेगा जिसके लिए 2 महीने का टाइम मिलता है फॉर पीपल टू टेक इट इनटू कंसिडरेशन, मतलब ऑफिशियली पब्लिश होने के बाद से 2 महीने तक तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रुकना है। ये सब होने के बाद एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एडवाइस लेगा कमिटी का, सब कमिटी का और बाकी लोगों का, और ये एडवाइस लेने के बाद द मिनिमम वेजेस शैल बी फिक्स्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ 3 months। मतलब ये प्रक्रिया शुरू होने के 3 महीने के अंदर मिनिमम वेजेस फिक्स किए जाएंगे ना। Employees can ask for higher minimum wages and appropriate government shall consider the same as proved in the case of T.G. Lakshmaiah Shetty and Sons versus the state of AP। ये केस मैंने इसके लिए दिया है, कल अगर गलती से तुम्हें क्वेश्चन में आया कि elaborate the procedure for fixing of minimum wages and mention a case law, तो वो केस लॉ मेंशन करने के लिए भी थोड़ा सा तुम्हें आसान हो जाए, है ना। सो एम्प्लॉयज जो है कैन दे आस्क फॉर हायर मिनिमम वेजेस, यस दे कैन। कौन बोला, तो ये केस में साबित हुआ था, कौन सा केस, टीजी लक्ष्मैया शेट्टी एंड सन्स वर्सेस द स्टेट ऑफ एपी। इज दिस क्लियर? सो सेक्शन 5 क्या बोलता है, वापस एक बार देखेंगे, प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेजेस, appropriate government shall fix minimum wages by constituting a committee or subcommittee, yeah, by publishing in official gazette the proposal specifying date of minimum 2 months for persons to take into consideration. After taking advice from these persons or the committee or the subcommittee, minimum wages shall be fixed on the expiry of 3 months। 3 महीने के अंदर अंदर मिनिमम वेजेस फिक्स किए जाएंगे। उसके बाद अगर एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा हायर मिनिमम वेजेस चाहिए है तो उसकी वो मांग कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऐसी मांग को कंसिडर करेगा, ए कबूल करेगा, नो मे नॉट, पर कंसिडर ज़रूर करेगा, इग्नोर नहीं कर सकता है। ये कहाँ प्रूव हुआ है, इन द केस ऑफ टीजी लक्ष्मैया शेट्टी एंड सन्स वर्सेस द स्टेट ऑफ एपी। ठीक है, दैट इज सेक्शन नंबर 5। सो वी डिड 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। आगे देखते हैं।
ओके अब ये क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द एडवाइजरी बोर्ड? ओके चलो, एडवाइजरी बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट for the purpose of coordinating work of committee and subcommittee and to give advice to the appropriate government. Yes, appropriate government ही advisory board बनाता है. क्यों? क्योंकि एडवाइजरी बोर्ड इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ कमिटी और सब कमिटी. ये जो कमिटी सब कमिटी बनाई है मिनिमम वेज रेट को डिटरमाइन करने के लिए, इन कमिटी और सब कमिटीज को इकट्ठा इंटीग्रेट करने के लिए क्या बना दिया? एडवाइजरी बोर्ड बना दिया. और ये एडवाइजरी बोर्ड डेफिनेटली एडवाइजरी होने की वजह से इट इज गोइंग टू एडवाइज टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. ओके देन दे हैव फंक्शनिंग ऑफ क्वाजी जुडिशियल नेचर. अब ये जो क्वाजी जुडिशियल नेचर है मतलब सेमी जुडिशियल, वो लोग पूरा कोर्ट नहीं है, बट दे आर गिवन द पावर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट बाय द appropriate government. Okay, but that is why the next point is that their decisions are not binding. See, when you are a judicial body, आपके decisions binding है. Judiciary मतलब court. पर जब तुम क्वाजी जुडिशियल हो तो क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के डिसीजंस बाइंडिंग नहीं होते, वो सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं. अच्छा, एडवाइस वैल्यूएबल होता है पर सिर्फ एडवाइस होता है. यू मे और मे नॉट फॉलो. अपने मम्मी पापा जिंदगी में अपने को एडवाइस दे के थक गए, बट वी मे नॉट फॉलो. नहीं फॉलो करते तो सूली पे नहीं चढ़ाया जाता है हमको, है ना. पर कल अगर किसी पुलिस ने आके तुम्हें चीज़ बता दी ये करना नहीं है और अगर तुम करोगे बम पे फटके. क्यों? बिकॉज जुडिशियल इन नेचर. ठीक है. सो एडवाइजरी बोर्ड है काफ़ी अच्छी बात, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटीग्रेटिंग द वर्क ऑफ कमिटी एंड सब कमिटी, बट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे और मे नॉट लिसन टू देम, सो दैट डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग. बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? द बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन इक्वल नंबर. मतलब जितने एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव होंगे उतने ही एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव होंगे. एंड 1/3 इंडिपेंडेंट पर्सन्स होंगे, जिसमें से एक जो होगा ना वो चेयरमैन बनेगा. तो मतलब चेयरमैन है ना इंडिपेंडेंट पर्सन होगा. एम्प्लॉय चेयरमैन बन गया तो एम्प्लॉय की साइड ले लेगा, एम्प्लॉयर चेयरमैन बन गया तो एम्प्लॉयर्स की साइड ले लेगा. इसके लिए जो 1/3 इंडिपेंडेंट पीपल है वो 1/3 जो है ना वो उनमें से एक जो है वो चेयरमैन बनेगा ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड. क्लियर? सो एडवाइजरी बोर्ड बनाता कौन है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. क्यों बनाता है? कमिटी सब कमिटी के कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क के लिए और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एडवाइस देने के लिए. देन इनका फंक्शन कैसा है? क्वाजी जुडिशियल नेचर. एमसीक्यूज में आता है, याद रखना. डैश हैज क्वाजी जुडिशियल नेचर फंक्शनिंग. एडवाइजरी बोर्ड अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट. देन द डिसीजंस आर not binding. However, the constitution is the board shall consist of people appointed by CG representing employers and employees in equal number, और 1/3 जो रहेंगे वो independent persons रहेंगे जिसमें से एक chairman बनेगा. Next part, fixing hours for normal working day. Okay, जब हम काम करने की बात करते हैं तो एक नॉर्मल वर्कर दिन भर में कितने घंटे काम करना ज़रूरी है? दैट इज फिक्सिंग आवर्स फॉर अ नॉर्मल वर्किंग डे. देखते हैं. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही करता है. सो एजी में फिक्स नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क इंक्लूसिव ऑफ इंटरवल्स. इंक्लूसिव ऑफ इंटरवल्स मतलब ब्रेक को पकड़ के एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताएगा कि कितने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स होने चाहिए. इन केस ऑफ एडल्ट्स द नॉर्मल वर्किंग डे के आवर्स क्या है? 9 आवर्स और ब्रेक के साथ 12 घंटा. सो अगर तुम एडल्ट हो और तुम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो एस्टैब्लिशमेंट में, तो एक दिन का तुम कितना काम कर सकते हो? 9 आवर्स. दैट इज फिक्सिंग आवर्स फॉर अ नॉर्मल वर्किंग डे. बट ब्रेक वेक पकड़ के तुम कितना मैक्सिमम काम कर सकते हो? 12 घंटा इन अ डे. क्लियर? सेकेंड, इन केस ऑफ चाइल्ड यू विल एडोलसेंट दैट इज 4.5 आवर्स मैक्सिमम. कितना? 4.5 घंटा मैक्सिमम तुम एक दिन का काम कर सकते हो. चलो. देन प्रोवाइड फॉर अ डे ऑफ रेस्ट इन एवरी 7 days. यस, मतलब तुम हर रोज़ 9 घंटे काम कर रहे हो या तुम हर रोज़ 4.5 आवर्स मैक्सिमम काम कर रहे हो, पर ये सब करने के बाद पूरे के पूरे 7 दिन में एक दिन डे ऑफ रेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो प्रोवाइड फॉर डे ऑफ रेस्ट इन एवरी 7 days, मतलब हर 7 दिन के बाद एक डे ऑफ रेस्ट ज़रूरी है. वहाँ पे 6 दिन के बाद मतलब 7 में से एक दिन छुट्टी.
प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑन द रेस्ट डे नॉट लेस देन दी ओवर टाइम रेट। तो तुम्हारे इस्टेब्लिशमेंट में जो भी ओवर टाइम रेट डिसाइडेड है, अकॉर्डिंगली जो रेस्ट डे, जिस दिन तुम छुट्टी लेते हो, उस दिन का रेट नॉर्मल डे जैसा नहीं रहेगा, वो ओवर टाइम रेट वाला तुम्हें मिनिमम रेट मिलेगा। देन द प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज एंगेज्ड इन अर्जेंट वर्क, engaged in work of preparatory nature, engaged in work for which technical reasons has to be completed before duty is over, and engaged in essentially intermittent work। अब ये क्या है समझो। देखो, ये जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना, वो फिक्स नंबर ऑफ आवर्स फिक्स करेगा इंक्लूसिव ऑफ इंटरवल्स, जिसमें हमने देखा एडल्ट रहेगा तो 9 घंटा, इंटरवल्स को पकड़ के 12 घंटा, बच्चा रहेगा, चाइल्ड रहेगा तो इट विल बी 4.5 आवर्स मैक्सिमम। ये डन हो गया, चलो। देन इन लोगों के लिए 7 दिन में 1 दिन डे ऑफ रेस्ट प्रोवाइडेड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पर अभी ये जो हम बात कर रहे हैं कि द एम्प्लॉयज एंगेज्ड इन अर्जेंट वर्क, मतलब इंपॉर्टेंट, अभी अर्जेंटली खत्म करने वाला काम, या एम्प्लॉयज वर एंगेज्ड इन वर्क ऑफ अ प्रेपरेटरी नेचर, मतलब मेन काम होने के पहले जो प्रेपरेशन है उसमें अगर तुम काम करते हो तो उसके लिए उतना समय नहीं क्या बोलते हैं ऑक्यूपाई होता, बिकॉज यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग, मेन काम दूसरा कोई करने वाला है। या यू आर अ पर्सन एंगेज्ड इन वर्क विच फॉर टेक्निकल रीजन हैज टू बी कंप्लीटेड बिफोर द ड्यूटी इज ओवर, मतलब तुम्हारा फिक्सिंग ऑफ नॉर्मल आवर्स वर्किंग डे का जो है वो खत्म होने से पहले तुम्हें काम खत्म करना पड़ रहा है टेक्निकल इश्यूज के वजह से। मे बी ना तुम जिस एरिया में काम करते हो वहाँ 5 बजे लाइट चली जाती है और तुम्हारा शिफ्ट खत्म होता है 7 बजे, तो तुम्हें काम तो 5 बजे खत्म कर देना है, तो ऐसे केसेस उधर इंक्लूड होते हैं। या यू आर अ पर्सन एंगेज्ड इन इसेंशियली इंटरमिटेंट वर्क, इंटरमिटेंट मतलब इन बिटवीन, दो कामों के बीच का जो काम है वो तुम्हारी इंडस्ट्री करती है, तो तुम वो अगर काम करते हो तो ऐसे लोगों के लिए जो डे ऑफ रेस्ट है ना बच्चों, वो डे ऑफ रेस्ट पे नॉर्मल रेट पे वेजेस नहीं मिलेंगे, ओवर टाइम रेट पे उन्हें वेजेस मिलेंगे। सो प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑन रेस्ट डे नॉट लेस देन ओवर टाइम रेट, ये प्रोविजन एप्लीकेबल किसके लिए है? ये 4 कैटेगरीज ऑफ लोगों के लिए। पहला अर्जेंट वर्क, दूसरा वर्क ऑफ प्रेपरेटरी इन नेचर, तीसरा for technical reasons the work has to be completed before duty is over, and चौथा work is of essentially intermittent nature। Clear? This is what fixing hours for a normal working day, 9 with break 12, if you are a child it will be 4.5 hours maximum। आगे ओके, अभी हम ओवर टाइम रेट की बात कर ही रहे थे, तो चलो देखते हैं ओवर टाइम का क्या कंसेप्ट दिया है। Where an employee whose minimum rate of wages is fixed under this act by hours, day or any other method, and he works in excess of that fixed time on a normal working day। अच्छा, मतलब नॉर्मल वर्किंग डे में हमें क्या बताया गया है? एडल्ट कितना काम करता है? 9, ज़्यादा से ज़्यादा 12 ब्रेक पकड़ के, और चाइल्ड 4.5। अगर कोई बंदा ये 9 घंटे या ये जो 12 घंटे है ब्रेक पकड़ के, उसके एक्सटेंशन में उससे ज़्यादा अगर काम करता है, देखो यहाँ दिया है 12 आवर्स एंड 9 आवर्स, हाँ, तो उससे ज़्यादा अगर वो काम करता है इन एक्सेस ऑफ दैट फिक्स टाइम ऑन अ नॉर्मल वर्किंग डे, द एम्प्लॉयर शैल पे एट ओवर टाइम रेट फॉर दैट एक्सेस पार्ट। मतलब मैंने 9 घंटे काम किए, ठीक है, सब कुछ हो गया ब्रेक के बिना, और मैंने उसके बाद और 2 घंटे काम किए, मुझे बात बताओ 11 घंटे का ओवर टाइम का रेट होगा कि 2 घंटे का? क्या लिखा है वहाँ? ओवर टाइम रेट विल बी फॉर दैट एक्सेस पार्ट, मतलब ये जो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया गया ना बच्चों, वो 2 घंटे के लिए ओवर टाइम रेट तुम्हें मिलेगा, नॉट फॉर द एंटायर डे का पार्ट, क्योंकि 9 घंटे तो तुम्हारे नॉर्मल वर्किंग आवर्स है इन अ पर्टिकुलर नॉर्मल वर्किंग डे। सो जो एक्सेस वाला पार्ट है उसके लिए तुम्हें ओवर टाइम रेट मिलता है। एंड ओवर टाइम रेट क्या है? अगर तुम एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर में हो तो इट इज 1.5 टाइम्स ऑफ ऑर्डिनरी रेट, एंड अगर तुम अदर एम्प्लॉयमेंट्स में इंक्लूडेड हो तो इट इज 2 टाइम्स द ऑर्डिनरी रेट। क्लियर है? तो जहाँ मुझे अगर मैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में हूँ, मुझे जहाँ 1 रुपया मिल रहा था, अब मुझे 1.5 टाइम मतलब मुझे 1.5 रुपया मिलेगा, और जहाँ मैं 1 रुपया कमा रही थी अदर एम्प्लॉयमेंट में, अब मुझे उसी चीज़ का 2 रुपया मिलेगा पर आवर। तो मैं अगर 2 घंटा काम करती हूँ तो मुझे 4 रुपये मिल गए, फॉर एग्जाम्पल, है ना, बिकॉज 1 आवर का डबल, अगेन नेक्स्ट आवर का डबल, ऑर्डिनरी रेट का ट्वाइस। क्लैरिटी एवरीबडी? सो ये कब?
जब मेरा नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो फिक्स है बाय डे या बाय एनी अदर मेथड बाय आवर, वो आवर्स को या वो दिनों को अगर मैं क्रॉस कर जाऊं तो वो आवर्स के एक्सेस में जो मैं काम करती हूँ दैट इज माय ओवर टाइम, एंड दैट ओवर टाइम आई विल बी गेटिंग पेड एट द ओवर टाइम रेट विच इज इफ यू आर इन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट 1.5% and if you're in other employment it is 2 times 50%, 1.5% नहीं 1.5 times, I'm sorry 1.5 times, and other employment में 2 times the ordinary rate. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. ओके, अब यहाँ पे हमें नोट्स देखने हैं. अब वो क्या क्या नोट्स है देखते हैं वन बाय वन, ध्यान दो. सो नोट 1, इफ an employee works for a period less than hours fixed for a normal working day, he shall be entitled to the wages for a full working day except in case where the failure of work is caused due to his own unwillingness and not due to the employer. Okay, can anybody tell me what it is? Can you think for 2 seconds what it is? क्या क्या दिया है देखो. अगर एक एम्प्लॉई काम करता है फॉर आवर्स लेस देन फिक्स्ड ऑन अ नॉर्मल वर्किंग डे, मतलब ये जो 9 घंटे दिए ना उससे कम काम कर रहा है वो दिन भर में, फिर भी ही इज एंटाइटल्ड टू द वेजेस ऑफ अ फुल वर्किंग डे. ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो उसने कम काम किया है ना, ये उसके खुद के अनविलिंगनेस से नहीं है, ये ड्यू टू द एम्प्लॉयर है. तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी, अगर वो मुझे 9 घंटे का काम नहीं दे पा रहा है तो मैं क्या करूं, मैं तो वहाँ 9 घंटे थी तो मुझे उसका काम मिलेगा, सॉरी मुझे वो काम का पैसा मिलेगा, उसका काम नहीं मिलेगा, मुझे उसके काम का पैसा मिलेगा. पर यही इन केस विद द फेलियर टू वर्क इज कॉज ड्यू टू हिज अनविलिंगनेस एंड नॉट ड्यू टू द एम्प्लॉयर, तो भाई तुम्हें पूरा पूरा पगार मिलने वाला नहीं है. देन जितने भी लेस आवर्स तुमने काम किए उतने ही आवर्स का तुम्हें पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा पूरा नॉर्मल वर्किंग डे का आवर्स का पैसा नहीं मिल पाने वाला है. ठीक है, सो नोट 1 ये कहता है कि नॉर्मली एम्प्लॉय हैज टू वर्क फॉर अ नॉर्मल ऑन अ नॉर्मल वर्किंग डे फॉर द फिक्स्ड आवर्स, बट इफ ही वर्क्स फॉर लेस देन फिक्स्ड आवर्स ड्यू टू द एम्प्लॉयर्स फॉल्ट ही विल बी पेड फॉर पूरा नॉर्मल वर्किंग डे का आवर्स. बट खुद के फॉल्ट के वजह से अगर वो कम काम करता है तो भाई फिर उसको पूरा पगार मिलने वाला नहीं है उस दिन का. सेकेंड नोट, नोट 2, वेयर अ पर्सन वर्क्स for 2 or more classes of work with respect to different minimum wage rate, the employer shall pay him as per time allotted to each work. हाँ sorry it is pay him वहाँ पे where a person works for 2 or more classes of work with respect to different minimum wage rate. Okay, मेरा जो employer है उसका मैं 2 काम करके देती हूँ, एक A पार्ट है, दूसरा B पार्ट है. A पार्ट का मिनिमम वेजेस है ना X है और B पार्ट का मिनिमम वेजेस Y है. अब दोनों के इसे कंबाइन करो दर्द हो जाता है. सो मैं क्या कर सकती हूँ एज एन एम्प्लॉयर, जब मैं किसी को ऐसा हायर करती हूँ तो मान के चलो मैंने गोविंद को हायर किया, गोविंद ए काम भी कर रहा है बी काम भी कर रहा है, तो ए काम का उसे एक्स रुपीज़ मिलना चाहिए, बी काम का उसे वाई रुपीज़ मिलना चाहिए. अब ए काम कितने टाइम के लिए किया उसको एक्स से मल्टीप्लाई करो, बी टाइम कितने टाइम के लिए काम किया उसे वाई से मल्टीप्लाई करो, हो गया अपना मिनिमम रेट, दोनों जगह का मिल जाएगा. क्योंकि दोनों के आवर्स अगर कंबाइन कर लो तो x प्लस वाई नहीं कर सकते ना हम. वापस एक बार बताती हूँ, मैंने दिन भर में 10 घंटे काम किया, अब 10 घंटे में से 4 घंटे मैंने ए कैटेगरी का काम किया और बचे 6 घंटे मैंने बी कैटेगरी का काम किया. अब क्या होगा, वो 4 घंटे अगर मैं ए कैटेगरी का काम करती हूँ और ए कैटेगरी में 1 घंटे का 1 रुपया मिलता है तो मुझे 4 रुपये मिल गए, है ना. और बी कैटेगरी का काम जो मैंने 6 घंटे के लिए किया है वो अगर मुझे पर आवर 2 रुपये मिलते हैं तो 6 2 12, उसके मुझे 12 रुपये मिल गए और 12 और 4 16 रुपये. दैट इज माई अर्निंग फॉर टुडे. यही मैं अगर कहूँ 10 इंटू 3 तो 30 हो गया ना. नो टू थिंक कैलकुलेशन गायब है. ए में 1 रुपी और बी में 2 रुपीज़ मिला के 3, 10 इंटू 3 30. करेक्ट है? नहीं, करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने 3 रुपीज़ अर्न करने के लिए 10 घंटे खर्च नहीं किए हैं. 10 घंटों में से 4 घंटे मैंने 1 रुपी वाले काम के लिए किए हैं, 6 घंटे मैंने 2 रुपी वाले काम के लिए किए. क्लैरिटी? सो दैट इज द डिफरेंस वाइल कैलकुलेटिंग. ओके ओके, चलो आगे देखते हैं. नोट नंबर 3, the wage of an employed person shall be paid to him
विदाउट डिडक्शंस ऑफ एनी काइंड एक्सेप्ट दोज ऑथराइज बाय दिस एक्ट। यस, ये बहुत ज़रूरी वाला पार्ट है। देखो कौन से डिडक्शंस वेजेस ऑफ एम्प्लॉय में से निकाले जा सकते हैं, एम्प्लॉय के वेजेस में से निकाले जा सकते हैं। ये ना डिडक्शंस ये एक्ट ने स्पेसिफाई किए हैं, उन डिडक्शंस को छोड़ के एम्प्लॉयर अपने मन से कोई डिडक्शंस वेजेस में से नहीं कर सकता, ग्राउंड रूल। ओके, नेक्स्ट। Note 4. An employee shall be allowed a day of rest every week, which shall ordinarily be a Sunday, but employer may fix another day. To get a weekly day of rest, employee has to work for continuous 6 days of the week. अच्छा, अब ये क्या है देखो, नॉर्मली अगर एक पूरा डे ऑफ रेस्ट हफ्ते में अगर मुझे मिलना है तो वो संडे यूजुअली मिलेगा। मिलना ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। एन एम्प्लॉय शैल बी अलाउड अ डे ऑफ रेस्ट एवरी वीक, पर वो ऑर्डिनरली कौन सा दिन होगा, संडे होगा। बट एम्प्लॉयर के पास ऑप्शन है, वो और कोई डे भी संडे के अलावा फिक्स कर सकता है। अच्छा, ये वीकली डे ऑफ रेस्ट अगर मुझे हक से लेना है तो याद रखो मुझे कंटिन्यूसली 6 बचे हुए दिन काम करना ज़रूरी है। पता चला वो 6 दिनों में भी मैंने एक दिन छुट्टी ली तो वो संडे की छुट्टी मुझे हक से नहीं मिलेगी, इट वोंट बी अ पेड लीव। Okay, so my weekly day of rest will be 1 day in the 7 days, but for that 1 day I have to continuously work for the remaining 6 days to get the 7th day as a holiday. Normally वो 7th day कौन होता है, Sunday होता है। Note 5. An employer under this act shall file annual return on or before the 1st February each year by uploading Form 3 ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पोर्टल। यस, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, इस्टेब्लिशमेंट में तुमने ये एक्ट को कैसे प्रॉपरली फॉलो किया है उसका फाइलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके वजह से जो हमारा डेफिनेशन में एम्प्लॉयर था ना, वो एम्प्लॉयर डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर इस्टेब्लिशमेंट इज, वो एम्प्लॉयर के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि एनुअल रिटर्न फाइल होगा 1 फरवरी के पहले, ऑन और बिफोर कहते हैं उसे। ऑन और बिफोर मतलब लेटेस्ट बाय 1 फरवरी, 2 फरवरी उग ही नहीं सकता, उसके पहले। कैसे फाइल करेंगे, फॉर्म नंबर 3 अपलोड किया जाएगा, कहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पे। ठीक है, दीज आर योर 5 नोट्स। चलो एक बार क्विक रिव्यू। फर्स्ट नोट में बताया गया कि एम्प्लॉयर के वजह से अगर एम्प्लॉय अपने नॉर्मल वर्किंग डे के फिक्स्ड आवर्स से कम भी अगर काम करे तो भी उसे नॉर्मल वर्किंग डे के फिक्स्ड आवर्स के हिसाब से पगार मिलेगा, क्योंकि उसमें एम्प्लॉय की गलती नहीं होगी। बट अगर एम्प्लॉयर की गलती की वजह से नहीं, एम्प्लॉय के खुद के अनविलिंगनेस से अगर वो कम टाइम के लिए काम करता है तो उसे पूरा पगार मिलने वाला नहीं है। नोट नंबर 2, अगर मैं एक ही एम्प्लॉयर के लिए 2 अलग अलग किस्म के काम करती हूँ जहाँ पे मिनिमम वेज रेट अलग अलग है, तो मैं कितना टाइम पहला काम करती हूँ और मैं कितना टाइम दूसरा काम करती हूँ, अकॉर्डिंगली मुझे रेट में मल्टीप्लाई करना है। दोनों के टाइम को कंबाइन करके, रेट कंबाइन करके हम वेजेस नहीं निकाल सकते, बिकॉज रेट भी अलग होगा, टाइम भी अलग होगा। सो पार्ट ए के लिए मैंने अगर 4 घंटे यूज़ किए, 4 घंटे इंटू द रेट। अगर मैंने पार्ट बी के लिए 6 घंटे यूज़ किए तो 6 घंटे इंटू द रेट। अब ये दोनों चीज़ों को ऐड करके मेरा पगार आएगा। थर्ड नोट, अगर एम्प्लॉयड पर्सन का जो वेज है उसमें से तुम्हें कुछ भी डिडक्शंस करना है तो वो सिर्फ वैलिड डिडक्शंस होंगे एज पर दिस एक्ट। वो डिडक्शंस क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। नोट 4, एम्प्लॉय को हर हफ्ते में एक दिन का रेस्ट डे अलाउड होगा जो नॉर्मली संडे होगा, पर एम्प्लॉयर कोई और दिन भी डिसाइड कर सकता है। पर ये एक दिन जो हमें मिल रहा है एट छुट्टी, वो छुट्टी लेने के लिए हमें बाकी 6 दिन का ढंग से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट नोट, नोट 5, एन एम्प्लॉय अंडर दिस एक्ट क्या करेगा, एनुअल रिटर्न फाइल करेगा ऑन और बिफोर 1 फरवरी ईच ईयर। एमसीक्यूज 1 फेब ईच ईयर बाय अपलोडिंग फॉर्म नंबर 3। कौन से वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पे। ओके, नेक्स्ट। टाइम फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। कब से हम मिनिमम वेजेस फिक्स तो कर रहे हैं पर पे भी तो करने हैं, तो पेमेंट के बारे में क्या सीन बताया जा रहा है, चलो देखते हैं। Wages of a worker in any scheduled employment shall be paid on a working day. Okay, कब पे किए जाएंगे, वर्किंग डे पे किए जाएंगे, मतलब संडे को पे नहीं होगा, संडे इज ए नॉर्मल हॉलीडे। ओके, इन एस्टैब्लिशमेंट विद लेस देन 1000 पर्सन्स। सेकेंड सिचुएशन, इन अदर एस्टैब्लिशमेंट्स। देखते हैं कैसा है।
इन एस्टैब्लिशमेंट्स विद लेस देन 1000 पर्सन्स द पेमेंट विल बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे। अच्छा, अब ये क्या है? थोड़े टाइम पहले मैंने तुम्हें वेज पीरियड नाम का एक कंसेप्ट बताया था। वेज पीरियड क्या होता है? मैंने कहा था मैं तुम्हें आके सिखाती हूँ, एक महीना पूरा सिखाने के बाद, वो महीना खत्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ के 10 दिन के अंदर मुझे पगार मिलता है। तो मेरा जो वो महीना है दैट इज माई वेज पीरियड। तो अगर मेरे इस्टेब्लिशमेंट में 1000 से कम लोग काम करते हैं तो ऐसे केसेस में वो महीना खत्म होने के 7 दिन के अंदर पेमेंट ऑफ वेजेस हो जाने चाहिए, बिकॉज देर आर लेस नंबर ऑफ पीपल, लेस डेज अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। यही अदर इस्टेब्लिशमेंट्स में देखो, अदर इस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या, जहाँ 1000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स में द पेमेंट ऑफ वेजेस विल बी मेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10th डे आफ्टर वेज पीरियड। वहाँ दिख रहा है आफ्टर वेज पीरियड। आफ्टर वेज पीरियड मतलब अपना जो वेज पीरियड, अभी देखो कैसा होता है, कभी कभी वेज पीरियड 15 दिन हो सकता है, कभी कभी 7 दिन हो सकता है, कभी कभी 1 महीना हो सकता है। याद रखना बच्चों, 1 महीने से ज़्यादा वेज पीरियड यूजुअली नहीं होता है। सो 1 मंथ खत्म हो जाता है, उसके 10 दिन के अंदर बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10th डे फ्रॉम वेज पीरियड द पेमेंट ऑफ वेजेस नीड्स टू बी मेड। क्लियर? So, wages of a worker in any scheduled employment shall be paid on a working day। ये फर्स्ट रूल। अच्छा, वर्किंग डे होना चाहिए तो है ही, पर अगर इस्टेब्लिशमेंट्स जहाँ 1000 से कम लोग काम कर रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो दैट वर्किंग डे हैज़ टू बी बिफोर एक्सपायरी ऑफ 7th डे फ्रॉम वेज पीरियड। और अगर हम अदर इस्टेब्लिशमेंट्स की बात करें जहाँ 1000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10th डे आफ्टर वेज पीरियड। आफ्टर वेज पीरियड, क्योंकि वेज पीरियड में तुमने काम किया है, उसका पगार तुम वेज पीरियड खत्म होने के बाद वसूल करोगे। क्लैरिटी? ओके, चलो देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, डिडक्शंस। अब भी हमने नोट में देखा था कि वैलिड डिडक्शंस को छोड़ के और कोई भी तरीके के डिडक्शंस हम नहीं कर सकते। सही बात है। सो नाउ विच आर दोज वैलिड डिडक्शंस? चलो, फर्स्ट, फाइन्स। फाइन्स आर द डिडक्शंस दैट आर अलाउड टू बी मेड। अब फाइन्स का मतलब क्या होता है? तो एम्प्लॉई ने काम करते वक्त अगर कुछ गलती की, कुछ डिफॉल्ट किया, तो उस पर फाइन लेवी की जाएगी। दो फाइन्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम वेजेस। सेकेंड, अगर तुम एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी हो, मतलब तुमने बहुत ज़्यादा छुट्टी ले ली, नॉर्मली लीव के बियॉन्ड जाके एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी हो, तो अगेन वेजेस में से वो पैसा डिडक्ट किया जाएगा। डैमेज और लॉस ऑफ गुड्स एंट्रस्टेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन ड्यू टू हिज डिफॉल्ट। अगर एम्प्लॉयर ने तुम्हें एंट्रस्ट किए एक पर्टिकुलर गुड्स और उसको तुम्हारे वजह से, तुम्हारे डिफॉल्ट के वजह से डैमेज या उसके ऊपर लॉस फेस किया गया, तो एम्प्लॉयर तुम्हारे पगार में से वसूल करेगा, डिडक्ट करेगा। देन लॉस ऑफ मनी वेयर एम्प्लॉयज डिफॉल्ट। यस, एम्प्लॉय के गलती के वजह से अगर एम्प्लॉयर का लॉस ऑफ मनी होता है, कहाँ से वसूल होगा? डिडक्ट होगा। कहाँ से? वेजेस से। हाउस एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय तुम्हें हाउस एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है तो उतना तुम्हारे वेजेस में से माइनस किया जाएगा। इनकम टैक्स पेएबल कैन बी डिडक्टेड। अगर कल एम्प्लॉयर ने तुम्हारा, जैसे टीडीएस, यार टीडीएस तुम्हारे पगार से कटता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। अच्छा, अगर तुमने प्रोविडेंट फंड से एडवांस लिया तो वो एडवांस को एज एन एम्प्लॉय यू हैव टू रीपे बैक। If you are not being able to repay back, employer may deduct it from your wages. पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर तुम्हें करना है तो भी वो पेमेंट कहाँ से जाएगा? तुम्हारे वेजेस में से जाएगा। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर तुम करते हो, इफ यू आर हैविंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड यू आर पेइंग इंश्योरेंस प्रीमियम, या इफ यू रिमेंबर ईएसआई में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ही देता है, तो ऐसे केसेस में हमने क्या लिखा था? उसके वेजेस में से वो डिडक्ट किया जाएगा। तो दैट इज दिस पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन योर बिहाफ। ओके, द टोटल अमाउंट शैल नॉट एक्सीड 75% ऑफ वेजेस इफ पेमेंट टू कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, जो डिडक्शंस है वो अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को पे करने के लिए हम करते हैं तो वो 75% ऑफ वेजेस से ज़्यादा नहीं हो सकते। एंड टोटल अमाउंट शैल नॉट एक्सीड अगर 50% ऑफ वेजेस इन अदर केसेस। मतलब मैं बाकी और कोई भी रीजंस के लिए अगर डिडक्शन करती हूँ तो वो डिडक्शन मेरे पगार के 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर मेरा पगार 10,000 है, आई कैन मतलब द एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट 5,000 रुपीज़ फ्रॉम माई
पगार फॉर वेरियस रीजंस, नॉट मोर देन दैट 50%। क्लैरिटी। बट यही अगर कंट्रीब्यूशन पेमेंट हो रहा है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो 75% तक भी, मतलब 7,500 रुपये तक भी डिडक्शन किया जा सकता है। ठीक है, ये अगेन 75% और 50% MCQs पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम, सो यू हैव टू रिमेंबर 75% इफ पेमेंट टू वे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड 50% ऑफ वेजेस इन अदर केसेस। ओके, दिस इज डिडक्शंस। वंस अगेन क्विकली देखते हैं। डिडक्शंस के लिए हम फाइन्स के लिए डिडक्ट कर सकते हैं, या एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी है तो डिडक्ट होगा। गुड्स जो तुम्हें दिए गए थे, एंट्रस्ट किए गए थे, तुम्हारे डिफॉल्ट की वजह से उस पर कोई लॉस या डैमेज हुआ तो भी डिडक्शन होगा। इफ देयर इज लॉस ऑफ मनी ड्यू टू योर एम्प्लॉयज डिफॉल्ट, वेज में से जाएगा। हाउस एंड अकोमोडेशन जो एम्प्लॉयर तुम्हें दे रहा है डिडक्ट होगा। इनकम टैक्स पेबल डिडक्ट होगा। रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, payment of insurance premium. Total amount shall not exceed 75% of wage if payment to cooperative consumer cooperative society, and total amount shall not exceed 50% in any other case. So deductions का तुम्हें लिमिट भी यहाँ दिख गया है। बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे, तो प्लीज़ ध्यान से फोकस करके लिखना और एब्जॉर्ब करना। चलो, सेक्शन 18 बताता है हमें ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर के बारे में। व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द एम्प्लॉयर, व्हाट इज ही सपोज्ड टू डू? He has to keep and maintain record and registers with respect to the minimum wage, payment of minimum wages act. Second, he shall keep exhibited, मतलब वो दिखाएगा notices in prescribed format in his factory, workshop, place of work of outworker, मतलब जो भी रिक्वायर्ड नोटिस है अबाउट द मिनिमम वेज रेट वो हमेशा डिस्प्लेड रहेंगे। एग्जिबिटेड इज डिस्प्लेड, कहाँ डिस्प्लेड रहेंगे? इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, फैक्ट्री पे, वर्कशॉप पे, या जहाँ उसका आउट वर्कर काम करता है, वो आउट वर्कर के काम करने की जगह भी तो उसी की है, तो वहाँ पे भी ये नोटिस डिस्प्लेड रहेगा। मे बी बियॉन्ड द फैक्ट्री बट स्टिल विल बी द प्लेस ऑफ वर्क। He shall use wage slips or books issued by appropriate government. Yes, wage slips या wage books वो use करेगा to keep a record. Also, there are certain forms that he has to make sure are maintained. Form 1 will be maintained for register of fines, मतलब register of fines जो है वो form 1 में maintain किया जाएगा। Second, रजिस्टर ऑफ डिडक्शंस फॉर्म 2 उसके लिए प्रोवाइडेड है बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो फॉर्म 2 में हम रजिस्टर ऑफ डिडक्शंस बनाएंगे। फॉर्म 3 में ही हैज़ टू मेक श्योर एनुअल रिटर्न का वो फॉर्मेट है, और वो फॉर्म 3 इसके लिए हम फाइल भी कर रहे हैं, देखो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के पोर्टल पे। देन फॉर्म 4 ओवर टाइम रजिस्टर है। फॉर्म नंबर 5 मस्टर रोल, मस्टर रोल इज अटेंडेंस, अटेंडेंस पे डिपेंड करेगा ना तुम कितने दिन काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। देन देयर विल बी फॉर्म 9A जो नोटिस का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट रहेगा। देन देयर विल बी फॉर्म 10 द रजिस्टर ऑफ वेजेस, एंड लास्टली देयर विल बी फॉर्म 11 विच विल बी द वेज स्लिप। सो द फॉर्म्स की अगर हम बात करें, ये हमारा सीक्वेंस ऑफ फॉर्म है। इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर कि वो सारे के सारे ये फॉर्म्स मेंटेन रखता है। फॉर्म 1 रजिस्टर ऑफ फाइन्स, फॉर्म 2 रजिस्टर ऑफ डिडक्शंस, Form 3 annual return, Form 4 overtime register, Form number 5 muster roll, Form number 9A notice, Form number 10 register of wages, and Form number 11 wage slip. Clarity? That was the end of our concepts. See now industrial law अगर तुम देखोगे, they are small acts, but there are distinct questions that are being asked from it. So this is the model questionnaire that I wanted to give you. Few important questions. Question number 1 देखो, elaborate the procedure for fixing and revising minimum wages. जून 2019 में 9 मार्क्स के लिए पूछा था, जून 2019 मतलब साल भर पहले, ठीक है। अब elaborate the procedure for fixing and revising minimum wages की अगर तुम बात करो तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं पूरा। I'll show you what it is. मैंने वो कंसेप्ट बताते वक्त डिस्कस भी किया है, इफ आई एम करेक्ट। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सेक्शन 3 मिनिमम वेजेस, ये एक्सप्लेन करते वक्त भी मैंने तुम्हें बताया कि ये लिखो। आई अग्री उन्होंने
फिक्सिंग एक्सेट्रा के बारे में बात बताई है, बट यू हैव टू राइट सेक्शन 3 विच इज़ द हार्ट ऑफ योर चैप्टर। ये लिखने के बाद ये क्यों लिखो, बिकॉज हमारा ये जो लास्ट पॉइंट है वो रिविजन के बारे में बात बताता है कि भाई 5 years इंटरवल से पहले क्या हो जाना चाहिए, उसका रिव्यू हो जाना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली फिर उसे हम क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ये होने के बाद 4 नहीं लिखने की ज़रूरत है वो आंसर में, यू कैन डायरेक्टली गो टू 5, द प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेजेस विच वॉज दिस। क्या था ये, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कमेटी सब कमेटी बिठाएगा, पब्लिश करेगा ऑफिशियल गजेट में, फिर एडवाइस लेगा ये कमेटी और अदर पर्सन से, है ना, और एडवाइस लेके क्या करेगा, एक्सपायरी ऑफ 3 months पे मिनिमम वेजेस फिक्स किए कर दिया जाएगा, और हायर वेजेस भी मांग की जा सकती है एज अंडर द केस लॉ, है ना। सो दिस वॉज द आंसर। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस अगेन। Yes. So, where are my questions? This was the deductions. Yeah. What are the roles of advisory board? अब भी देखा व्हाट इज द रोल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, याद है वो स्क्वायर था, 4 स्क्वायर्स थे। हाँ, तो वो एडवाइजरी बोर्ड का रोल में, एडवाइजरी बोर्ड क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका रोल, इट इज क्वाजी जुडिशियल इन नेचर, ये सारी चीज़ें तुम्हें उसमें लिखनी है, ठीक है। देन व्हाट आर द डिडक्शंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द वेजेस, गोज विदाउट सेइंग, जस्ट एक चीज पीछे देखो यहाँ, यस, व्हाट आर द डिडक्शंस, दीज आर द डिडक्शंस। चलो लो, जो चाहिए वो ले लो, है ना। सो ये डिडक्शंस इसके लिए याद होने चाहिए, याद रखो ये डिडक्शंस वापस ना नेक्स्ट एक्ट में भी रिपीट होंगे। सो दीज डिडक्शंस आर इंपॉर्टेंट, इफ यू नो वंस यू नो फॉर 2 पर्टिकुलर एक्ट्स, दैट इज द स्टोरी बिहाइंड इट, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द फॉर्म्स प्रिस्क्राइब फॉर रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड दैट आर टू बी मेंटेन्ड अंडर दिस एक्ट। याद आ रहा है, ये लो पीछू, दिस इज द लिस्ट ऑफ द फॉर्म्स, फॉर्म नंबर 1 से लेके फॉर्म नंबर 11 तक, दिस इज द लिस्ट। सो यू आर गेटिंग द कंसेप्ट कि अगर तुम्हें फ्लो चार्ट आते हैं तो तुम्हें इसके आंसर्स आ रहे हैं, दैट इज माई मोटो इन गोइंग बिहाइंड ऑल द वे एंड शोइंग द आंसर्स टू यू। चलो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What are the obligations of the employees under this act? चलो वापस एक पीछे, obligations of employee यही है, इसी चीज को वापस एक बार लिखना है। Then describe the procedure for an employee to claim the short payment of wages or non payment of wages। ये 7 मार्क के लिए दिसंबर 2018 में पूछा गया था। मैम ये तो आपने कराया ही नहीं है, अब ये आंसर कैसे लिखेंगे, ये तो फ्लो चार्ट में नहीं है। रुको, इसके बाद इसका आंसर मैंने फ्रेम करके पॉइंट टू पॉइंट लिखा है जो तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाली हूँ। डोंट वरी, आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके, लास्ट देख लो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओवर टाइम, 5 मार्क्स के लिए दिसंबर 2018 में पूछा गया था। ओवर टाइम के बारे में मेरा फ्लो चार्ट है, उसे देखो, उससे आसानी से तुम ओवर टाइम के बारे में एक क्विक शॉर्ट नोट लिख पाओगे। इट्स अ शॉर्ट नोट, सो इट हैज़ टू बी शॉर्ट, ठीक है। आउट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन नाउ यू टेल मी, एक 9 मार्क्स का, दूसरा 7 मार्क का, तीसरा 5 मार्क का। देखो 2018 दिसंबर में टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, एक 7 और एक 5। इमेजिन, डोंट यू थिंक द एक्ट हैज़ वेटेज, पूछा जाता है तो कड़क लेवल पे पूछा जाता है। एक तो 9 मार्क्स के लिए पूछा गया था यार, जून 2019, आई मीन 9 मार्क्स, कम ऑन। सो द चैप्टर अलॉन्ग विद इट्स MCQs अगेन हैज 10 to 12 मार्क्स का वेटेज इन योर पेपर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्ट, यू नीड टू डू इट थरली। और ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ना कि समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, बस उसे याद करके ढंग से जहन में बिठा दो, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। चलो, अब ये जो 7 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर मैंने यहाँ फ्रेम किया है, देखते हैं। थोड़ा सा बोरिंग सा फॉन्ट दिख रहा है, बट दिस इज हाउ इट इज, इट्स एन आंसर, इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कल रिपीट पूछा गया तो हमें आना चाहिए, इसके लिए मैंने तुम्हें वो बना के फ्रेम करके दिया है। सुनो, if there is any short payment of wages or wages at the overtime etc, it may be claimed by the employee himself or through any legal practitioner or any official of a registered trade union authorized by him or any inspection or any person acting with the permission of the authority by applying to the concerned authority। अच्छा, मतलब अगर ऐसा कुछ शॉर्ट पेमेंट हुआ
तो वो क्लेम किया जा सकता है, एम्प्लॉय खुद क्लेम कर सकता है, उसका लीगल प्रैक्टिशनर से क्लेम करवा सकता है, या एनी ऑफिशियल या रजिस्टर्ड यूनियन के अथॉरिटी से क्लेम किया जा सकता है, बाय इंस्पेक्शन और बाय पर्सन एक्टिंग विद परमिशन ऑफ द अथॉरिटी, बाय अप्लाइंग टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी. कंसर्न्ड अथॉरिटी इज आवर मिनिमम वेजेस एक्ट के अंडर का कंसर्न्ड अथॉरिटी. ठीक है. सेकेंड, फॉर दिस पर्पज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट any commissioner for workmen's compensation, या he may appoint any officer of central government exercising as a labor commissioner, or he may appoint any officer of state government not below the rank of labor commissioner, or any other officer with experience as a judge of a civil court or as a stipendiary magistrate to be the authority to hear and decide for any specified area all claims. मतलब जब हम कहते हैं कि कंसर्न्ड अथॉरिटी को एम्प्लॉय अप्लाई करेगा, वो कंसर्न्ड अथॉरिटी कौन कौन हो सकता है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करके प्री इन्फॉर्म करके रखेगा कि वो कंसर्न्ड अथॉरिटी कौन है. एक तो कमिश्नर ऑफ वर्कमेंस कॉम्पनसेशन वाला बंदा हो सकता है, या ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बंदा जो लेबर कमिश्नर का फंक्शन कर रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट का बंदा नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ लेबर कमिश्नर, या एनी अदर ऑफिसर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ अ जज ऑफ ए सिविल कोर्ट. मतलब उतना एक्सपीरियंस वाला बंदा होना चाहिए जो तुम्हारी ये केस को डिसाइड कर पाए. ठीक है. थर्ड पॉइंट, द क्लेम शैल बी प्रेजेंटेड टू द अथॉरिटी बाय द एम्प्लॉय within 6 months from the date on which minimum wages or any amount became payable. मतलब ये महीना वेज पीरियड खत्म हुआ, 10 दिन के अंदर तुम्हें पगार मिलना चाहिए था मिनिमम वेजेस, पर वो नहीं मिला, 2 साल बाद नहीं जाना है, ये चीज खत्म होने के 6 महीने के अंदर चले जाना है टू फाइल अ केस, टू अप्लाई, टू क्लेम. ठीक है. बिकॉज टू लेट चले जाओगे तो लैप्स हो जाता है तुम्हारा अधिकार. देन the authority may claim beyond the 6 months if he is satisfied that the applicant had sufficient cause for not making the application within prescribed period. अच्छा, मतलब अगर तुम 6 महीने के आगे जा भी रहे हो, क्लेम भी कर रहे हो, तो तुम्हारे पास कड़क वाला रीजन होना चाहिए कि क्यों तुम वो 6 महीने के टाइम को क्रॉस कर गए. ओके. नेक्स्ट, Rule 27 बताता है that a single application in respect of a number of employees may be filed before the authority. The application shall be made in duplicate in form number 6, 6A और 7 and one copy of which shall bear the prescribed court fee. मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अगर एक एम्प्लॉयर के खिलाफ ये आवाज़ उठाना चाहते हैं तो वो एक सिंगल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं जो डुप्लीकेट, मतलब 2 कॉपीज बनाई जाएगी फॉर्म नंबर 6, 6A एंड 7 की, और एक कॉपी जो है वो कोर्ट फी बेयर करेगी. देन द ऑथोराइजेशन शैल बी गिवन इन फॉर्म नंबर 8. मतलब अगर ऑथोराइजेशन मिलता है तो फॉर्म नंबर 8 में मिलेगा. The authority shall serve the copy of the application to the employer by registered post and a notice in form 9 to appear before him on a specified date. अब हमने अथॉरिटी को बता दिया, अब अथॉरिटी क्या करेगा, अथॉरिटी एम्प्लॉयर को बुलाएगा, आजा बता, चल भाई क्यों शॉर्ट पेमेंट, क्या है रीजन. सो द एम्प्लॉयर हैज टू अपीयर बिफोर द अथॉरिटी ऑन द स्पेसिफाइड डेट. He shall hear the applicant and the employer, and after such further inquiry, if any, as it may consider necessary, may without prejudice to any other penalty to the employer direct. Employer को क्या बोला जाएगा कि भाई payment to the employee of the amount by which minimum wages payable to him exceed the amount actually paid, together with compensation as the authority may think fit. मतलब employer को authority बोलेगा, देख भाई तूने जितना शॉर्ट पेमेंट किया है और जितना मिनिमम वेजेस है उसके बीच का जो गैप है वो गैप अभी पे कर, प्लस तुझे थोड़ा और कंपनसेशन पे करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ ऑल द मगजमारी दैट द एम्प्लॉयज हैड टू डू. तो अगर 10,000 उन्हें मिलना था, मान के चलो जस्ट एन एग्जाम्पल, और तुमने उनको 7,000 ही दिया है, तो 3,000 का शॉर्ट पेमेंट वो तो भरना है, प्लस कॉम्पनसेशन मान के चलो और 1,000 रुपये का एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को देना पड़ेगा. ये कौन जजमेंट पास करेगा, अथॉरिटी. क्या करने के बाद, एप्लीकेंट को हियर करने के बाद, एम्प्लॉयर का भी सब कुछ सुनने के बाद, एम्प्लॉयर का इंक्वायरी करने के बाद, विदाउट प्रेजुडिस, मतलब एम्प्लॉयर का भी बुरा नहीं करना है, एम्प्लॉय का भी बुरा नहीं करना है, फेयर बेसिस पे. प्रेजुडिस इज नेगेटिविटी, प्रेजुडिस इज हार्म, विदाउट हार्म टू एनीबडी. अथॉरिटी डायरेक्ट करेगा एम्प्लॉयर को टू मेक पेमेंट टू एम्प्लॉय द गैप. उसके बाद नॉट एक्सीडिंग 10 times द अमाउंट ऑफ सच एक्सेस. ये जो कॉम्पनसेशन है ना वो 10 times तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. मतलब जो गैप है, जो 3,000 का अपना गैप था 10,000 और 7,000 के बीच में, कॉम्पनसेशन कैन बी 3 into 10 times. वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर ने कितना फालतूगिरी किया और कितना जानबूझ के वाट लगाने की कोशिश की है. बाय एन एप्लीकेशन
presented within 6 months from the date on which it became payable, and if presented after the expiry of the 6 months, the applicant has to satisfy the authority that he had sufficient cause for not making the application within such period. मतलब मैंने ये केस भी दे दिया है, ऊपर ये पॉइंट कवर्ड है कि 6 महीने के अंदर ही क्लेम करना है, 6 महीने के बाद अगर तुम क्लेम करते हो तो बढ़िया रीजन होना चाहिए तुम्हारे पास। ये कहाँ साबित हुआ है? अवधलाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये केस में साबित हुआ है। तो कल आगे जाके तुम्हें केस भी पूछा गया 9-10 मार्क के लिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ, तो तुम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को वैसा का वैसा लिख सकते हो। मैम आपने ये कहाँ से उठाया? भाई तुम्हारे नोट्स से ही उठाया। इट इज देयर इन योर मॉड्यूल एंड इट इज देयर इन योर नोट्स एज वेल। सो ये कहीं से अलग रॉकेट साइंस मैंने लाया नहीं है। हाँ थोड़ा हाई फाई लैंग्वेज है, आई डोंट एक्सपेक्ट कि तुम इसी लैंग्वेज को पेपर में उतारो, पर इसी में से अपना एक इजी वाला आंसर क्रिएट करो और देखो क्या सारी चीज़ें कवर होती है। सी आई नो मैं हमेशा से तुम्हें फ्लो चार्ट देते आई हूँ, बट इफ समबडी वांट्स टू रियली स्कोर ग्रेट, तो दिस इज द वे यू आर सपोज टू प्रेजेंट, बट इन योर ओन वर्ड्स, लेसर टेक्निकल वर्ड्स विल डू। जैसे यहाँ लिखा है ना, देखो फर्स्ट लाइन में, इफ देर इज एनी शॉर्ट पेमेंट ऑफ वेजेस और वेजेस एट द ओवर टाइम एक्सेट्रा मे बी क्लेम बाय द एम्प्लॉय हिमसेल्फ or through any legal practitioner or any official of a registered trade union authorized by him. That's it. By applying to concerned authority. आगे का मगजमारी नहीं लिखोगे चलेगा. That is something that you have to learn. That is why I have given you this particular answer. आगे, for this purpose appropriate government may appoint commissioner for workmen's compensation, officer of CG exercising function as labor commissioner, officer of SG not below the rank of labor commissioner, or any other officer with experience of a judge of a civil court. Full stop. आगे का नहीं लिखोगे चलेगा. नेक्स्ट 3, 4, 5, 6, 7 ये क्लियर कट इजी पॉइंट्स है, वैसे के वैसे लिखने। सो ही शैल हियर द एप्लीकेंट एंड एम्प्लॉयर, एंड वो दोनों को सुन के वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट करेंगे एम्प्लॉयर को टू मेक पेमेंट। नाउ यू कैन राइट कि जब मेक पेमेंट है, द एम्प्लॉयर शैल बी डायरेक्टेड टू मेक पेमेंट विच विल बी द गैप बिटवीन व्हाट ही हैज पेड and what is the minimum wages. The balance shall be paid by him along with the compensation which can be 10 times, not exceeding 10 times. उसके बाद हम अवरलाल का तो यार इजी केस है, वो 6 months का ही रिपीट है. Then that becomes your entire answer. So that is the trick of how to write it in an easier way. तो तुम्हारा क्या हो जाता है, वर्ड्स भी बेहतरीन यूज हो जाते हैं, तुम्हारे लिए याद रखने के लिए भी ईजी हो जाता है, और सारे कंसेप्ट कवर भी हो जाते हैं. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वाज आवर मिनिमम वेजेस एक्ट. I hope you have got a fair idea now what can be asked, what are its provisions. Slow and steady करो बच्चों, कोई घाई नहीं है. You have enough time before the exam, but do it with good focus. Trust me, this paper will help you get grip over the subject, get grip over your interlevel, and you will be able to score good marks for balancing it, adjusting it, setting it off with another subject. Okay, chalo. We'll meet you with another act in another video. Bye bye.